नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन करते हैं शुरुआत। सपा ने जम्मू कश्मीर में पैर पसारने का फैसला किया है। अब वह जम्मू कश्मीर में भी चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जियालाल वर्मा को जम्मू कश्मीर राज्य का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। समाजवादी पार्टी की पहचान क्षेत्रीय दल से बढ़कर राष्ट्रीय पार्टी के रूप में दिलाने के लिए अखिलेश यादव भी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में उतर रहे हैं। सपा इंडिया गठबंधन से हरियाणा और महाराष्ट्र में अपने लिए सीटों की भी मांग कर रही है, जिससे जल्द ही राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर सके। तो समाजवादी पार्टी लगातार अब राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर कदम बढ़ाती हुई नजर आ रही है। तो जम्मू कश्मीर के लिए भी अब उन्होंने अपनी योजना तैयार कर ली है और समाजवादी पार्टी की तरफ से जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। तो सपा ने जम्मू कश्मीर में पैर पसारने का फैसला किया है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी तीसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उसके बाद से अब समाजवादी पार्टी नेशनल पार्टी बनने की ओर अग्रसर करती हुई नजर आ रही है, कोशिशें करती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने एक प्रत्याशी के नाम की घोषणा की है और अब जम्मू कश्मीर में वो चुनाव लड़ेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जियालाल वर्मा को जम्मू कश्मीर राज्य का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो समाजवादी पार्टी अब एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के बाद अब समाजवादी पार्टी लगातार अन्य प्रदेशों में भी अपने आप को मजबूत करने की लगातार कोशिश कर रही है और ऐसे में समाजवादी पार्टी का यह अहम कदम माना जा रहा है। सपा की राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने की अब योजना है और लगातार इसको लेकर वो कोशिश भी कर रही है। हरियाणा में भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस से 5 सीटों की मांग कर रही है। वहीं अब समाजवादी की पहचान क्षेत्रीय पार्टी नहीं बल्कि अब राष्ट्रीय पार्टी के रूप में दिलाने की अखिलेश यादव की पूरी कोशिश है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में उतर रहे हैं अखिलेश यादव और प्रदेश अध्यक्ष की भी घोषणा कर दी गई है। तो ये नया सियासी हलचल और उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में भी एक अहम सियासी कदम समाजवादी पार्टी ने उठाया है, क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की साइकिल खूब दौड़ती हुई नजर आई। ऐसे में भाजपा भी उत्तर प्रदेश में कमाल नहीं कर पाई और समाजवादी पार्टी की साइकिल खूब कमाल करती हुई नजर आई और ऐसे में अब हौसला समाजवादी पार्टी के मुखिया का बुलंद नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव में अब अखिलेश यादव उतर रहे हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। आसिफ, ये आत्मविश्वास ही कहेंगे, क्योंकि जब से समाजवादी पार्टी तीसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है तभी से उसका हौसला भी बुलंद है और ये हौसला का एक और आप ये कह सकते हैं सबूत है या फिर एक एग्जाम्पल उन्होंने पेश करने की कोशिश की। अब राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर अग्रसर करते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल श्रुति, लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी का जोश पूरी तरह से हाई दिख रहा है और यही वजह है कि अब वह क्षेत्रीय दल से उठकर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के लिए पूरी तरह से बेताब है। यही वजह है कि हरियाणा, महाराष्ट्र और एमपी के साथ साथ अब जम्मू कश्मीर में भी समाजवादी पार्टी अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ पर कहीं न कहीं जिस तरह से चुनावी समीकरण है काफी पेचीदा भी है। बावजूद इसके समाजवादी पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है। सूत्रों का यह भी दावा है कि जम्मू कश्मीर में भी समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी। अब यहाँ कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करती है समाजवादी पार्टी, इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन जियालाल वर्मा को जम्मू कश्मीर का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और यहाँ पर एक दफ्तर भी खोला जाएगा और साथ ही साथ चुनावी बिगुल भी यहाँ भी आसिफ, हैरान करने वाली बात यह भी है कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन में थी, तो क्या विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में जो होने वाले हैं उसमें गठबंधन में नहीं होगी साथ? क्या होने वाला है अगला कदम समाजवादी पार्टी का? क्योंकि अकेले ही जियालाल वर्मा को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है
और जियालाल वर्मा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, तो क्या कांग्रेस की भी इसमें सहमति है या फिर समाजवादी पार्टी अकेले ही अपने दम पर जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में बढ़ती हुई नजर आएगी? देखिए सुश्री, जो राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं उससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी यूपी के उपचुनाव और महाराष्ट्र, हरियाणा के साथ साथ जम्मू कश्मीर में अकेले दम पर चुनावी बुलबुल फूंकने का मंसूबा पाल रखा है। और यही वजह है कि कांग्रेस ने महाराष्ट्र में 12 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का मन बनाया है। वहीं सूत्रों का यह भी दावा है कि हरियाणा की सीट पर हरियाणा के चुनाव में 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी। और साथ ही साथ जिस तरह से यूपी के उपचुनाव की तैयारी है उसमें भी कहीं ना कहीं रार और कंफ्यूजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिख रही है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद समाजवादी पार्टी का जोश पूरी तरह आई है और इसी जोश में यह भी कहा जा रहा है कि कहीं बिल्कुल सिर्फ जोश आई है और लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर भी सक्रिय नजर आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया। लेकिन अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या अब मनमुटाव की स्थिति में है या फिर अकेले ही अखिलेश यादव चुनावी जंग में दौड़ते हुए नजर आते हैं, चुनावी दंगल में जम्मू कश्मीर में ताल ठोकते हुए नजर आते हैं। देखना बेहद अहम होगा। बहुत शुक्रिया आसिफ आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो लखनऊ के बाद अब जम्मू कश्मीर में भी पैर पसारने की पूरी कोशिश समाजवादी पार्टी की। उत्तर प्रदेश के बाद अब सियासी जमीन तलाश रहे हैं अखिलेश यादव जम्मू कश्मीर में। खबरों बढ़ते आगे, लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी का लखनऊ दौरा आज है। दोपहर 1:40 पर लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे जयंत चौधरी। 2:30 पर केंद्रीय विद्यालय में बच्चों से करेंगे संवाद। 4 बजे केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी विभागीय बैठक करेंगे और यह अहम बैठक केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी का दौरा है आज और ऐसे में क्या कुछ खास होने वाला है ये देखना बेहद अहम होगा। विद्यालयों के बच्चों से भी बातचीत करते हुए जयंत चौधरी नजर आएंगे। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी का लखनऊ दौरा आज है। दोपहर 1 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। 2:30 पर केंद्रीय विद्यालयों में बच्चों से संवाद करते हुए बातचीत करते हुए नजर आएंगे। तो जयंत चौधरी हाल ही में एनडीए के साथ गठबंधन में शामिल हुए हैं और लगातार वो सक्रिय रूप से धरातल पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या बच्चों के लिए सुविधाएं मुहैया की जाती है और क्या कुछ बच्चों से संवाद किया जाता है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी का आज लखनऊ दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। 4 बजे केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी विभागीय बैठक भी करेंगे। उपचुनाव को लेकर भी हलचल तेज है। ऐसे में विभागीय बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है देखना दिलचस्प होगा। तो केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी का लखनऊ दौरा आज है और स्कूली बच्चों से भी बात करते हुए नजर आएंगे। खबरों बढ़ते आगे, प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी खबर। एमएलए इरफान सोलंकी की याचिका पर सुनवाई आज। हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा दी गई थी सजा के खिलाफ दाखिल की गई थी अपील। तो लगातार इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से सुनवाई की जा रही है और सपा के विधायक है एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा इन्हें 7 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसको लेकर आज याचिका पर हाईकोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। सपा के विधायक इरफान सोलंकी की याचिका पर आज सुनवाई बेहद अहम मानी जा रही है। 7 साल की सजा एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा उनको सुनाई गई थी और आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। एमएलए इरफान सोलंकी की याचिका पर यह सुनवाई बेहद अहम। हाईकोर्ट में आज सुनवाई की जाएगी। एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा ये सजा दी गई थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी शोएब रिजवी प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। आज अहम सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी। शोएब, क्या कुछ अहम जानकारी और किस तरफ ये पूरी सुनवाई रुख करेगी? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर इस मामले में इन्हें 7 साल की सजा हुई है। उसमें घर कब्जाने और आगजनी के मामले में 7 साल की सजा हुई थी और यही वजह है कि इस वजह से की जो सदस्यता आ चुकी विधायक से उनकी सदस्यता जा चुकी। अब इसी बात को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट में इन्होंने अपील की है। इस पर सुनवाई होगी। फिलहाल वो
मौजूदा समय में महाराज जेल में बंद हैं, तो उनकी कहीं न कहीं जमानत के साथ ही सजा को रद्द करने की मांग को लेकर के याचिका है इलाहाबाद हाईकोर्ट में, जिस पर सुनवाई होनी है और उसके बाद कोर्ट क्या निर्णय करता है। लेकिन इतना जरूर है कि काफी कुछ इस पर निर्भर करेगा, क्योंकि न सिर्फ उनका राजनीतिक कैरियर बल्कि उनके जेल से बाहर आने के रास्ते पर भी बहुत कुछ साफ हो पाएगा कि उनको कोर्ट किस तरह से इस मामले में कोर्ट दोनों पक्षों को सुनने के बाद क्या निर्णय लेता है। लेकिन इतना जरूर है कि इरफान सोलंकी के लिए ये केस बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि न सिर्फ इस वजह से इन्हें 7 साल की जो सजा हुई है, उनकी एक तरह से विधायक थे उनकी सदस्यता रद्द हो चुकी है, फिलहाल वो महाराज जेल में बंद हैं। और ऐसे में अगर इस याचिका में उनकी तरफ से जो कोशिश की जा रही है, वो न सिर्फ इस सजा को रद्द करने की मांग की जा रही है बल्कि उन्हें जेल से रिहा करने की मांग की जा रही है, तो कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से इरफान सोलंकी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सपा के काफ़ी तेज तर्रार नेता और विधायक रहे हैं इरफान सोलंकी, जो फिलहाल इस मामले में इनके एमएलए कोर्ट की सजा पा चुके हैं 7 साल की, और इसी वजह से फिलहाल जेल हैं। उनकी तरफ से ये हाईकोर्ट में अपील की गई, जिस पर आज सुनवाई होगी और उसके बाद कोर्ट क्या कुछ निर्णय करता है इसका इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल शोएब, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि उपचुनाव में इरफान सोलंकी की अब जगह कौन ले सकता है, क्योंकि उपचुनाव नजदीक है। ऐसे में समाजवादी पार्टी लगातार उनके पत्नी के नाम की चर्चा की जा रही है समाजवादी पार्टी में, लेकिन क्या उनके पत्नी को ही उतारा जाएगा या फिर कुछ और? देखिए, ये अहम सवाल है। निश्चित तौर पर राजनीतिक रूप से अखिलेश अब क्या निर्णय करते हैं। इतना जरूर है कि जो इरफान सोलंकी की पत्नी है वो जरूर अपने पति की जगह पर चुनाव लड़ने का उनका इंटरेस्ट दिख रहा है, जिस तरह से सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है। और जो उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है कि पार्टी नेतृत्व उन्हें यानी इरफान सोलंकी की पत्नी को उस सीट पर मौका दे, लेकिन ये अभी तय नहीं हुआ है। लेकिन जो कयास हैं, जो उम्मीदें लगाई जा रही हैं, और इसी वजह से ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो आज का मामला है, सुनवाई है, काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इससे बहुत कुछ साफ होगा। अगर इरफान सोलंकी को राहत मिल जाती है तो शायद ये स्थिति और बदल जाएंगी। इसलिए ये कोर्ट में जो मामला है, बिल्कुल शोएब, बेहद अहम होगी ये सुनवाई, क्योंकि लगातार उपचुनाव को लेकर भी सियासत तेज है। ऐसे में आज इरफान सोलंकी को क्या राहत मिलती है या फिर नहीं, देखना बेहद अहम होगा। बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए, आप निगाह बनाए रखिए। तो इरफान सोलंकी की याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई है, जो कि बेहद अहम मानी जा रही है। खबरों बढ़ते आगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच मैराथन बैठक के बाद सोमवार को 43 सीटों पर सहमति बन गई है। 83 सीटों पर सहमति बन गई है। इसमें 51 सीटों पर नेका और 32 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, जिसके बाद कांग्रेस ने 9 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। गुलाम अहमद मीर को दूरू से और विकास रसूल वानी को बनिहाल से मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस ने त्राल सीट से सुरिंदर सिंह चन्नी, देवसर से अमानुल्लाह मंटू, अनंतनाग से परिजादा मोहम्मद सैयद, इंदरवाल से शेख जफरुल्लाह, भद्रवा से नदीम शरीफ, डोडा से शेख रियाज और डोडा पश्चिम से प्रदीप कुमार भगत को मैदान में उतारा है। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तैयारी अब तेज हो गई है। चुनावी राज्य जम्मू कश्मीर में सियासत भी तेज है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच सहमति बन गई है। कांग्रेस ने अब 9 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और 9 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवारों की घोषणा की है। तो लगातार जम्मू कश्मीर चुनावी राज्य में सियासत तेज है और कल बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी और अब कांग्रेस की तरफ से भी ये लिस्ट जारी कर दी गई है। खबरों बढ़ते आगे। रांची से इस वक्त की अहम जानकारी सामने आ रही है। झारखंड की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर। गृह मंत्री अमित शाह से मिले चंपई सोरेन। मुलाकात में असम सीएम शर्मा भी रहे मौजूद। झारखंड में बीजेपी करेगी बड़ा खेला और अब खेला करने के बाद हेमंत सोरेन की चिंता बढ़ जाएगी। बीजेपी में शामिल होंगे पूर्व सीएम चंपई सोरेन। 30 अगस्त को बीजेपी का थामेंगे दामन। बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़ेंगी आजसू। अमित शाह से मिले सुदेश महतो। तो लगातार सियासत तेज हो गई है झारखंड में। झारखंड चुनावी राज्य है, चुनाव होने हैं और इससे पहले
चंपाई सोरेन ने हेमंत सोरेन को बड़ा झटका दिया है। भाजपा में 30 अगस्त को शामिल होंगे। लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि चंपाई सोरेन भाजपा में शामिल होंगे, लेकिन अब इन अटकलों को हकीकत में तब्दील कर दिया जाएगा 30 अगस्त को। 30 अगस्त वो तारीख जब चंपाई सोरेन भाजपा में शामिल होंगे। तो अब सब कुछ पता चल गया है। कल अमित शाह से और असम के मुख्यमंत्री से चंपाई सोरेन की मुलाकात हुई और तमाम अटकलें अब थम चुकी है। अब 30 अगस्त को भाजपा में शामिल होंगे। वहीं झारखंड बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के भाजपा में शामिल होने का निर्णय का स्वागत भी कर दिया है। प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि जिस तरीके से चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री रहते हुए झामुमो में अपमानित किया गया, तो यह तो होना ही था। प्रतुल ने कहा कि चंपाई सोरेन के आने से भारतीय जनता पार्टी कोल्हान क्षेत्र में विशेष रूप से मजबूत होगी और यह झारखंड मुक्ति मोर्चा के ताबूत पर अंतिम कील साबित होगा। सोरेन परिवार के बाहर किसी दूसरे आदिवासी नेता की झारखंड मुक्ति मोर्चा में कद्र ही नहीं होती है। तो अब चंपाई सोरेन भाजपा में शामिल होंगे 30 अगस्त को। उसके बाद से सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी का भारतीय जनता पार्टी के परिवार में स्वागत है। अब जिस तरीके से उनको अपमानित किया गया था झारखंड मुक्ति मोर्चा में, उनको मुख्यमंत्री रहते हुए जबरन रिजाइन कराया गया, विधायक दल की बैठक बुलाई ली गई, उनको खबर तक नहीं हुई। मुख्यमंत्री रहते उनको कार्यक्रमों में जाने में और उनको जो सरकारी कार्यक्रम थे उसमें जाने में पाबंदी लगा दी गई थी। तो ये उनके लिए बेहद अपमान का मसला था और उन्होंने अपना रास्ता तय किया है। भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत करती है और हमें लगता है ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की ताबूत में अंतिम कील होगा और ये डूबते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के जहाज को जल्दी डुबाएगा, क्योंकि वो कद्दावर नेता थे। कोल्हान में कोल्हान टाइगर के रूप में जाने जाते थे, लेकिन एक बार फिर से स्पष्ट हो गया है कि जो परिवार के बाहर का, डायनेस्टी के बाहर का होता है, सोरेन डायनेस्टी के बाहर का नेता, उसको तवज्जो नहीं मिलती है, उसको इंपॉर्टेंस नहीं मिलता है झारखंड मुक्ति मोर्चा के भीतर खाने में। अब 30 तारीख को वो रांची में भारतीय जनता पार्टी का औपचारिक रूप से दामन थामेंगे, तो ये भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करेगा। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता और पूर्व तो जेएमएम की ताबूत पर अब आखिरी कील साबित हो गए चंपाई सोरेन। तो हमारे साथ अशोक बराइक भाजपा के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं और एएस देओल जेएमएम के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है आपका अशोक बराइक जी और एएस देओल जी। तो मैं सबसे पहले आना चाहूंगी बीजेपी के पास, क्योंकि एक खुशी की लहर होगी चंपाई सोरेन के आने से, क्योंकि अब झारखंड चुनाव को एक बल भी मिलेगा और क्योंकि कोल्हान का शेर आ रहा है, तो क्या कुछ हलचल है और कितनी खुशी? देखिए, निश्चित रूप से चंपाई सोरेन जी झारखंड के राजनीति में एक वरिष्ठ नेता है और आदिवासियों के बड़े नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। उनके सामाजिक और राजनीतिक योगदान को झारखंड की जनता, खास करके कोल्हान की जनता, वो जानती है, समझती है। उनके आने से निश्चित रूप से कोल्हान ही नहीं, पूरे झारखंड प्रदेश में हम लोग मजबूती की ओर रहेंगे। लेकिन जिस तरह से चंपाई सोरेन जी को झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के द्वारा अपमानित, प्रताड़ित उनको किया गया, ये भी राज्य की जनता याद रखेगी कि किस तरह एक बिल्कुल अशोक जी एक अच्छे राजनेता को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपमानित किया, प्रताड़ित किया। और मैं तो यही कहूंगा मैडम कि ये सोरेन डायनेस्टी से बाहर के, सोरेन विरासत के बाहर के कोई भी आदिवासी नेता को ये झारखंड मुक्ति मोर्चा पचा नहीं सकती है। तो आपको आदिवासी नेता मिल गया है, तो आपका बल तो बढ़ गया होगा। आदिवासी नेता आपको मिल गया है, देखिए यही एक मुद्दा होगा भाजपा के पास। उनको एक आदिवासी नेता, एक वरिष्ठ नेता, बड़ा चेहरा तो चाहिए था। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता से पूछिए कि आपके पास आदिवासी नेता कौन है, उनसे भी तो पूछूंगी। सोरेन, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि आदिवासी नेता कौन है, तो मैं देश भर के कई ऐसे असंख्य आदिवासी नेता का नाम बताऊंगा जो देश के राष्ट्रपति पद जैसा पद को सुशोभित करता है। वो आदिवासी झारखंड में एक आदिवासी चेहरे के रूप में चंपाई सोरेन का कद बहुत ज्यादा आगे है, तो अब मिल गया ना भाजपा को, तो अब तो खुशी की माहौल है ना। तो इसी को टारगेट करने की कोशिश की गई थी। हम हमेशा आदिवासी नेतृत्व हो या गैर आदिवासी नेतृत्व हो, जिसमें प्रतिभा होगा। चलिए ठीक है, एएस देओल जी हमारे साथ है मौजूद।
प्रवक्ता है जेएमएम के, अब उनके साथ तो क्या ही हलचल है, क्योंकि झटका लगा है, चुनाव होने थे। एक सवाल है कि कोल्हान का शेर तो कमल में शामिल होने जा रहा है 30 अगस्त को। अब किस तरीके से जेएमएम चुनाव लड़ेगी और किस तरीके से, क्योंकि एक बड़ा झटका है। आपसी नाराजगी जब पहले थी एएस देओल जी, जो चुनाव नजदीक था, तो घर का कलेश इतना बार क्यों आ गया? तभी थम जाता। ऐसे में कहावत आपने सुनी होगी, बिल्लियों की लड़ाई में बंदर का फायदा हो जाता है। तो दो लोगों के झगड़े में किसी और का फायदा होगा। तो अगर आपके घर में लड़ाई पहले ही चल रही थी तो आप रोक लेते। आखिर कहां कमजोर रहेगी, कहां नहीं रोक पाए आप लोग? आपसी कलह को कैसे नहीं रोक पाए? चलिए ठीक है, इवेंचुअली बीजेपी बंदर के रूप में कभी इधर कभी उधर वाले उन्होंने अपना किरदार कर दिया बंदर का कहावत को। और देखिए, इससे पहले प्रवक्ता कह रहे थे कि आखिरी कील, तो पता नहीं कितनी आखिरी कीलें इन्होंने ठोक ली हैं। जब हेमंत जी जेल गए थे तब वो आखिरी कील थी, अब चंपई जी जा रहे हैं तो आखिरी कील। तो मैं तो इनसे कहना चाहता हूं कि आपके पास लोहा खत्म हो जाएगा, पर हमारे ताबूत में कीलों की बहुत जगह है, जितने मर्जी ठोक लो, पर हमारा ताबूत कभी बंद नहीं होने वाला। तो ये देव जी, ताबूत को मजबूत रखना था कि कोई आखिरी कील ना ठोक पाए। अरे आखिरी कील नहीं है, अब मैं तो बोल रहा हूँ ऐसी 1000 आखिरी कीलें ले आए, इनके पास लोहा खत्म हो जाएगा कीले ठोकते ठोकते, पर हमारा ताबूत बंद होने वाला नहीं है। देओल जी वो बताइए, सवाल पर आ जाते हैं, सवाल पर आ जाते हैं देओल जी। हाँ जी, कहाँ कमी रह गई, कैसे नहीं मना पाए? रूठे हुए परिवार के सदस्य थे आपके, वरिष्ठ नेता, मना नहीं पाए? देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब महत्वाकांक्षा किसी की अपने उसके ऊपर भारी हो जाती है तो उसको लगने लगता है कि मैं ही दुनिया, कहते थे ना पहले कि बस बहुत सारे पुराने हमने सुना महाभारत रामायणों में भी कि कुछ लोग समझने लगे। मुझे लगता है देओल जी आपके पास इसका जवाब नहीं है, आपके विपक्षी जवाब है मेरे पास। जवाब ये है कि कोई भी चला जाए, पार्टी हमारी जैसी थी वैसी ही रहेगी। लेकिन एक वरिष्ठ एक खंबा आपका गया है, आपको तो झटका लगेगा ही ना। अरे खंबा लग गया है, मैं तो पहले नहीं, आप पूरी बात ही नहीं सुनते ना, आप पूरी बात ही नहीं सुनते। जिस खंबे को लेके बीजेपी इतना अच्छा रही है उस पर लाइट ही नहीं जलेगी, आप देख लीजिएगा। चलिए अशोक जी दे दीजिए रिएक्शन। लाइट ही नहीं जलेगी, आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। झारखंड मुक्ति मोर्चा का यही एक मानसिकता है, जब उनके पास थे तो उनके आंख के काजल थे, आज वो उनको छोड़ के आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, तो वही उनके लिए दुश्मन हो गए। देखिए, हम लोग तो बार बार बोलते हैं कि सोरेन परिवार ही इनके लिए आदिवासी नेता है। चंपई सोरेन जी इतने वरिष्ठ नेता को इन लोगों ने क्या बोला? विभीषण बोला, धृतराष्ट्र बोला, घर की बेदी लंका ढाए, और अभी देखिए क्या बोले, अभी प्रवक्ता का बात सुन लीजिए। तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के अंदर आदिवासी नेताओं के प्रति क्या मानसिकता है वही साफ समझ में आती है। तो आपको यही बोलना चाहूंगा मैडम, एक पंक्ति में मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जिस तरह से हेमंत सोरेन जी और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चंपई सोरेन को अपमानित प्रताड़ित किया है, ये अपमान का बदला कोल्हान की जनता और राज्य की जनता इन लोगों से लेगी अपने वोट के चोट से। बिल्कुल देओल जी, मनाने की भी कोशिश नहीं की गई, ऊपर से अपमानित। अब अपमान की बात तो खुद चंपई सोरेन ने एकदम एक लेटर में लिखकर सभी के सामने स्पष्ट पूर्वक कह दिया था कि वो अपमानित महसूस कर रहे हैं, तभी उन्होंने ये फैसला लिया। अपमानित करने की क्यों कोशिश की गई, क्यों किया गया अपमानित, इसकी आप वजह तो बताएंगे। और अगर अपमानित किया गया तो भरपाई तो करेंगे ना। हमने तो अपमानित किया नहीं, हमने तो उनको राज्य के सबसे उच्च पद पर अभी अशोक जी ने कहा कि आप विभीषण बोले, घर का भेदी लंका ढाए बोले, आप बोला ना जेएमएम पार्टी के द्वारा ही बोला क्या होगा फिर तो अशोक जी? नहीं तो आपने भी तो मुहावरा यूज किया, तो बीजेपी बंदर है क्या? आप बता दीजिए, अगर बीजेपी बंदर है तो वो भी विभीषण है। मेरी बात सुनिए, अगर बीजेपी बंदर है, अगर बीजेपी पार्टी बंदर है तो वो भी विभीषण है। हमने भी मुहावरा यूज किया था जैसे आपने मुहावरा यूज किया। तो दो तरह की आप फिलॉसफी मत लेके चलिए, या तो आप मुहावरों पे रहिए या सच्चाई पे, मतलब आप एक्चुअल लिटरल मीनिंग पे रहिए। नहीं तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप मुहावरा यूज कीजिएगा तो ठीक है, हम मुहावरा यूज तो वो तो आप अपने पार्टी के लिए यूज कर रहे हैं ना देओल जी, बात तो ये आ जाती है। तो भाई हम भी किसी व्यक्ति के लिए मुहावरा यूज कर रहे हैं। लोगों को विभीषण बोल दे, आपने बात ये है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। एंड आप देखिएगा कि कैसे जो छोड़ के गए हैं बीजेपी जेएमएम को, उनका क्या हाल हुआ, उनका भी यही हाल होगा। जहां महत्वाकांक्षा पार्टी के ऊपर आ जाती है, पार्टी से अपने आप को जो बड़ा समझने लगता है, और बीजेपी तो
6 महीने 3 महीने पहले तक जिस आदिवासी मुख्यमंत्री को कोस के गालियां दे रही थी, हेमंत पाटू, लुटेरा, आज अपने तरफ ये कि थूक के चाटना इसी को कहते हैं, और बीजेपी इसमें एक्सपर्ट हो चुकी है। चलिए देवल जी, मैं इससे ज्यादा एक मैं कुछ कहावत नहीं के बोल साथ सकता हूं। इसी आप दोनों की बातचीत को यहीं पे विराम दूंगी। वो कहावत आपने भी सुनी होगी, श्लोक है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो शायद यही वो गांठ है जिसको आप सुलझा नहीं पाए देवल जी, मानना चाहिए। चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अशोक जी आपका भी बहुत शुक्रिया, एएस देओल जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो लगातार झारखंड में सियासी हलचल तेज है। चंपई सोरेन 30 अगस्त को भाजपा में शामिल होंगे। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।